नमस्कार। पंचनद शोध संस्थान पूर्वी दिल्ली अध्ययन केंद्र की व्याख्यान माला सत्य की अनंत खोज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और व्याख्यान माला की ये आज 5वीं माला हमारे सामने माननीय आर्या जी प्रस्तुत करेंगे। और आज जो हम विषय ले रहे हैं वो नया विषय है। पीछे जो हमने व्याख्यान रखे वो भारतीय परंपरा और संस्कार से संबंधित थे, और आज का जो विषय है वो भारतीय दर्शन एवं स्वास्थ्य के ऊपर है। स्वास्थ्य के विषय में हमारा दर्शन क्या कहता है, हमारी परंपरा क्या कहती है, हमारे वेद ग्रंथ क्या कहते हैं। और स्वास्थ्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मिक स्वास्थ्य की भी चर्चा रहने वाली है। और ये विभिन्न भागों में ये चर्चा रहेगी। तो आज का प्रथम भाग माननीय आर्य जी रखेंगे। मैं आर्य जी का स्वागत करता हूं आज के इस व्याख्यान में। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन पुनः करता हूं। और व्याख्यान माला प्रारंभ करने से पहले मैं गोविंद बल्लभ जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंत्रोच्चारण के साथ इस व्याख्यान को प्रारंभ कराएं। गोविंद बल्लभ जी। हरि ओम आनो भद्राः क्रतवन्तो विश्वतो दवधासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो यथा सदमिदवृधे आसन्नपरायुवो रक्षितारो दिवे दिवे हरि ओम। जी धन्यवाद। सत्य की अनंत खोज के लिए प्रयासरत पंचनद शोध संस्थान के भाइयों और बहनों, पिछली बार ये विचार उत्पन्न हुआ था कि गीता का जो श्लोक है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु अवबोधस्य योगो भवति दुःखः, इस पर हम विचार करेंगे। यानी श्लोक जो कह रहा है वो ये कहता है कि अगर हमारा युक्त आहार हो, खाना हमारा ठीक हो, विहार हमारा युक्त हो, ठीक हो, आचरण दूसरों के प्रति व्यवहार और कर्मों में चेष्टा भी युक्त हो, और हमारा सोना और उठना जागना दोनों युक्त हो, तो हम सभी दुखों से छूट जाते हैं और हम फिर योगी कहलाते हैं। यानी दूसरे शब्द में कह सकते हैं, दुखों का नाश करने वाला योग कब होता है? जब यथा योग्य आहार विहार करने वाला हो, यथा योग्य कर्मों में चेष्टा करने वाला हो, यथा योग्य सोने तथा जागने वाला हो, तभी दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है। तो यहाँ जो पहला शब्द था युक्त आहार, आज की चर्चा तो इसी पर रहेगी। गीता कहती है, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। यानी आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख व प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले, स्वभाव से मन को प्रिय हो, जो ऐसे आहार के जो पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं और वो आहार बुद्धि को सात्विकता की ओर ले जाते हैं। इसके विपरीत कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, आहारा राजस्य इष्ट दुख शोकमय प्रदा। यानी जो कटु हैं, कड़वे हैं, अम्ल हैं, खट्टे हैं, लवण अधिक साल्ट के साथ है, नमक के साथ है, अति उष्ण बहुत गर्म है, तीक्ष्ण है, तीखे हैं,
रुक्ष हैं, रूखे हैं, ऐसे जो भोजन हैं जो दाह कारक हैं, ये छाती में जलन पैदा करने वाले हैं, ये दुख देने वाले भोजन हैं, चिंता करने वाले, चिंता पैदा करने वाले हैं, रोगों को पैदा करने वाले हैं। और ऐसे जो भोजन हैं वो राजस पुरुष को प्रिय होते हैं, अर्थात कड़वे, बहुत खट्टे, बहुत ज्यादा नमक वाले, बहुत गर्म, तीखे और बहुत रूखे जो भोजन है वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और आगे कहा, यात यामम गत रसम पूति पर्युषितम चयत उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामसः प्रियम। यानी यात यामम का अर्थ है अधपका हुआ भोजन, पूति का मतलब है दुर्गंध युक्त भोजन, गत रसम जो जिसका रस निकल गया है, पर्युषितम, पर्युषितम का मतलब है बासी भोजन। पंजाब विश्वविद्यालय में एक ब्रेड को, जो बेक्ड ब्रेड है, बेकरी से जो ब्रेड मिलती है, उस ब्रेड को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जब उसको पीरियडिकली देखा गया तो ये पाया कि जो फंगल इन्फेक्शन है ब्रेड के 4 घंटे के अंदर अंदर उसके अंदर प्रारंभ हो जाती है। हमें तो वो इन्फेक्शन दिखाई नहीं देती, आंख से तब दिखाई देती है जब उसमें सफेद ऊपर आ जाता है। सफेद का मतलब है उसके जो माइसीलिया हैं फंगस के, वो उसमें फैल गए हैं, और उसके बाद वो ये काले दिखते हैं या नीले दिखते हैं, हरे दिखते हैं। इसका मतलब है उस पर म्यूकर की इन्फेक्शन हो गई, या राइजोपस की हो गई, या पेनिसिलियम की हो गई, या एस्परजिलस की हो गई। वो अब फ्रक्टिफिकेशन की स्टेज में आ गए, यानी उस पर फल भी लग गए। इतनी लेट स्टेज में हमें पता लगता है कि हमारी जो ब्रेड थी वो खाने के लायक नहीं रही, लेकिन खाने के लायक तो वो 4 घंटे बाद भी नहीं रहती, ऐसा हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे प्रतीत होता है। तो बासी भोजन खाने के लिए मना किया है। अमेध्यम, अमेध्यम का मतलब है अपवित्र भोजन। उच्छिष्टम, उच्छिष्ट का मतलब है जूठा भोजन। जूठा भोजन भी खाना, ऐसा आजकल के लोग कहते हैं ना, जूठा खाने से जी प्यार बढ़ता है, प्रेम स्नेह या अटैचमेंट बढ़ती है। हमारे शास्त्र में लिखा, नो उच्छिष्टम कस्यचित अन्नाद्याच्चैव तथांतरा न एव अश्यनम कुर्यान्न च उच्छिष्ट। जैसा जूठा खाने से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उसको रोग लगने का डर रहता है। इसलिए कहते हैं कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। अगर हमारा आहार शुद्ध होगा तो हमारे अंदर सात्विकता की भावना जागृत होगी। अगर सात्विकता की भावना जागृत होगी तो निश्चित जानिए कि हमारी जो स्मृति है, हमारी जो स्मरण करने की शक्ति है वो बढ़ेगी। इसलिए कहते हैं, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी वैसी बोले बानी। अब मुझे ये कहना है कि अधपका खाना, रस रहित खाना, दुर्गंध युक्त खाना, बासी खाना और जूठा खाना या अपवित्र भोजन को खाना, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन ये तामसिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको ये प्रिय होता है। मानव का जो शरीर है वो एक केमिकल इंजन से उसकी तुलना की जाती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी कार डीजल की है तो उसमें पेट्रोल डालोगे तो क्या होगा? अगर आपकी कार पेट्रोल की है उसमें डीजल डालोगे तो क्या होगा? अगर पेट्रोल की कार में मिट्टी का तेल डालोगे तो क्या होगा? और अगर पानी डालोगे तो क्या होगा? अरे भाई, शरीर का, इंजन का जो प्राकृतिक फ्यूल है, अगर वो नहीं डालेंगे तो इंजन सीज हो जाएगा, इंजन कार्य करना बंद कर देगा। इसलिए हमारा चलना, बोलना, उठना, बैठना, कार्य करना, ये सब ऊर्जा से मिलता है, और ऊर्जा जो है वो हमें अपने भोजन से मिलती है।
इसीलिए गीता में लिखा, यज शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते से सर्व किल विषय भुंजन्ते ते त्वघम पापा ये पच्यन्ति आत्म कारणा। यानी जो यज्ञ शेष खाता है, यज्ञ करके खाता है, जो मातृ यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ, ये सब यज्ञ पंच महायज्ञ करने के बाद खाता है तो वो पुण्य कमाता है और उसका जीवन धन्य हो जाता है। और जो केवल अपने लिए करता है, दूसरे के लिए नहीं करता, इसलिए वो केवलादो भवति केवलादि, जो पाप खाता है। तो इसलिए इस चीज को समझने के लिए कि कौन सी चीजें हमें खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आहार को ठीक से समझने के लिए मानव शरीर को समझना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि एकः स्वादु न भुंजीथ, एकश्चार्थं न चिंतयेत्, एको न गच्छेत् ध्यानम, न एकः सुप्तेषु न जागृयात्। यानी स्वादिष्ट चीज हो वो सबके साथ मिल करके बैठ करके खानी चाहिए, एक दूसरे के साथ बांट करके खानी चाहिए, और रास्ता कभी अकेला नहीं चलना चाहिए, और पैसे के बारे में कभी अकेले चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी समस्या अकेले में हल नहीं होगी। और अगर बहुत लोग सोए हुए हों तो उनके बीच में अकेले को नहीं जागना चाहिए। अब ये बात तो नीति की है, इस नीति की बात को तो मैं आज एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो विषय है वो सिर्फ भोजन से संबंधित है। मैं आपको ये बताऊं कि जो संतुलित आहार है वो एक संतुलित आहार उसको कहते हैं जिसमें निश्चित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, निश्चित मात्रा में प्रोटीन है, निश्चित मात्रा में फैट है, और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मिनरल्स और विटामिन उसके अंदर है। एक व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति है, 40 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है नित्य। अगर उसको 40 ग्राम से अधिक प्रोटीन वो लेगा तो निश्चित जानिए वो ट्रबल इनवाइट कर रहा है, वो मुसीबत इनवाइट कर रहा है, उसको कई समस्याएं पैदा हो जाएंगी अधिक प्रोटीन खाने से। इसी प्रकार से महिला को 20 ग्राम तक फैट लेने की अनुमति है। अगर 20 ग्राम से ज्यादा फैट कोई लेगा, वसा कोई लेगा, और पुरुष अगर 30 ग्राम से ज्यादा फैट लेगा तो निश्चित जानिए कि वो जो फैट उसने ली है वो उसके कोलेस्टेरोल के अंदर कन्वर्ट होगी, और कोलेस्टेरोल के अंदर कन्वर्ट हुई तो निश्चित जानिए कि वो ट्रबल में आने वाला है। 3 किस्म की फैटी एसिड्स हमारे पास, हमारे शरीर में होती हैं। जो फैट है क्या, जो फैट है वो फैटी एसिड्स की चेन से बना हुआ है, और 3 किस्म के फैटी एसिड हैं। शॉर्ट, पहले तो आप ये फैट समझिए क्या है, 2 किस्म की है, एक सैचुरेटेड फैट है, एक अनसैचुरेटेड फैट। जिसमें सिंगल बॉन्ड की अटैचमेंट है फैटी एसिड में, वो सैचुरेटेड फैट है। जिसमें डबल बॉन्ड से अटैच्ड है फैटी एसिड, वो अनसैचुरेटेड फैट है। और फैटी एसिड भी 3 किस्म के हैं, शॉर्ट चेन, मीडियम चेन और लॉन्ग चेन। जिसमें से शॉर्ट चेन और मीडियम चेन फैटी एसिड्स हैं, ये तो हमारे ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और डायरेक्टली एब्जॉर्ब होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है जिससे फैट बनती है, वो तो हमारे शरीर में लीवर में चला जाता है और लीवर में स्टोर होता है। वो लीवर में स्टोर होकर जब उसकी जरूरत होती है तब वो इस्तेमाल में लाया जाता है। इस सारे भोजन को समझने के लिए, भोजन के प्रोसेस को समझने के लिए मैं इसको आगे जाकर लिंक करूंगा। सबसे पहले भोजन हमारे मुंह में जाता है। अब मुंह के अंदर 32 दांत बनाए हैं। अब 32 दांत बनाए हैं तो ये तो एक्सपेक्ट करते हैं, करता है वो बनाने वाला ऑलमाइटी गॉड कि भोजन को जो मुंह में लिया उसको 32 बार तो चबाओ कम से कम। मुंह में जब हम डालते हैं तो विज्ञान ये कहता है कि यहाँ पर कम से कम 1 मिनट तक फूड रहना चाहिए, और 1 मिनट तक जब फूड रहेगा तो हमारे जो अगले दांत हैं वो, उनको तो हम
काटने वाले दांत कहते हैं, इंसाइजर्स कहते हैं, जो 4 ऊपर हैं 4 नीचे हैं। उसके पीछे जो दांत हैं वो एक एक दांत केनाइन है। केनाइन तो कुत्ते को भी बोलते हैं, और केनाइन का मतलब ये फाड़ने वाले दांत। फाड़ने वाले दांत का मतलब है जैसे मीट को फाड़ने वाले। उसके पीछे प्रीमोलर हैं जो ग्राइंड करने वाले हैं, उसके पीछे मोलर्स हैं वो भी ग्राइंड करने का काम करते हैं। तो जब हमने फूड को अपने इंसीजर से काटा और फिर प्रीमोलर और मोलर से उसको ग्राइंड किया, तो हमारे मुख के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियों की है। ये जो लार ग्रंथियां हैं, 2 लार ग्रंथियां पैरोटिड हैं, 2 सबलिंगुअल हैं और 2 सब मैंडिबुलर हैं जो निचले जबड़े के पास है। सबसे पहले तो इसमें एक एंजाइम निकलता है जिसको हम टायलिन कहते हैं, या इसका दूसरा नाम अल्फा अमाइलेज भी है। अल्फा अमाइलेज का काम है कि जो स्टार्च है उसको ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और माल्टोज में कन्वर्ट करता है। यहाँ एक बात बता दूं आपको कि जो स्टार्च मॉलिक्यूल सेल्यूलोज के अंदर लिपटे हुए होते हैं उनको ये अल्फा अमाइलेज ब्रेक नहीं कर पाता। इसीलिए जो हमारा जो अधिकांश फूड है वो कार्बोहाइड्रेट है, उसमें स्टार्च का एक बहुतायत अंश, इसलिए भोजन को पकाना बहुत आवश्यक होता है ताकि वो सेल्यूलोज जो परत है वो उतर जाए और अल्फा अमाइलेज कार्बन 6 जो मोनोसेकेराइड है उसमें कन्वर्ट कर सके। हमारे जो सलाइवा है, लार है, उसके अंदर काली क्रेइन होती है। अब काली क्रेइन जो है ये वासोडाइलेटर है। जिसको हाइपरटेंशन होती है तो उनकी वेसल्स को ये किसका हो रहा है प्रदीप जी? कहाँ से आवाज आ रही है? तो काली क्रेइन जो हमारे सलाइवा में है वो वासोडाइलेटर है जो हमारे हाइपरटेंशन को कम करता है। इसमें एक एंजाइम लाइपेज है। ये जो लाइपेज है ये ट्राइग्लिसराइड जो है उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा इसमें लाइसोसोम्स हैं। जो लाइसोसोम्स हैं वो बैक्टीरिया को और वायरस को मारते हैं। जो अल्फा एमाइलेज या टायलिन है ये अधिकांश फूड को जैसे जैसे हम इसको चबाते जाते हैं ये उसको ब्रेक डाउन करके, और अगर ये ब्रेक डाउन नहीं करेगा, अगर आप उसको जल्दी से निगलोगे तो ये उतनी ही मेहनत आपके अमाशय को, स्टमक को करनी पड़ेगी। तो 1 मिनट तक कम से कम मुंह में रखना है और फिर इसको फूड को आप ईसोफेगस में ट्रांसफर कर देते हो। ईसोफेगस का काम सिर्फ फूड को पास करना है। जब हमने फूड को चबाया अच्छी तरह से तो जो कुछ भी चबाने पे बना उसको बोलस कहते हैं, और ये बोलस जो है ईसोफेगस में चला गया, जो एक लगभग 10 इंच लंबी नली है, फूड पाइप है, और 10 इंच लंबी फूड पाइप में का और कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि ये इसको खाने को आगे ट्रांसफर कर दे, और ये सिर्फ 10 सेकंड में वो काम कर लेती है। 10 सेकंड के अंदर ये जो आपका खाना था स्टमक के अंदर चला गया। जो स्टमक है वो अगर फुल्ली डिस्टेंडेड हो तो लगभग 10 इंच लंबा और 4 इंच मोटा होता है। इसमें खाना 2 घंटे से लेकर 6 घंटे तक रहता है। 2 घंटे से लेकर 6 घंटे तक। अमूमन 2 से 4 घंटे तो रहता ही है, किसी किसी केस में वो 5 घंटे 6 घंटे भी रह सकता है। अमाशय की जो अंदर की लाइनिंग है उसमें 3.5 करोड़ म्यूकस और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो भोजन को पचाने के लिए थोड़े से तेजाब की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करती है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये हमारे प्रोटीन से जुड़ता है और एक नया मॉलिक्यूल बनाता है और वो डाइजेशन में मदद करता है। इसके अलावा इसके अंदर एंजाइम रेनिन भी होता है। रेनिन और पेप्सिन ये दोनों हमारे फैट को डिसॉल्व करते हैं,
जब रेनिन एंजाइम है ये दूध को दही में परिवर्तित करता है। आपने सुना होगा कई लोगों को दूध से, बच्चों को एलर्जी होती है, वो दूध पचा नहीं पाते। वो इसलिए एलर्जी होती है कि उनके शरीर में जो रेनिन नाम का एंजाइम है ये नहीं बनता। इसलिए उनके दूध का जो पहला प्रोसेस है डाइजेशन का, यानी मिल्क का जो कर्डल होना है, दही बनाना है, ये स्टेप नहीं होता है। इसलिए उनको स्पेशल मिल्क देते हैं जो ऑलरेडी कर्डल्ड होता है, रेनिन का काम उसमें हुआ होता है। तो अगला स्टेप जो है वो पेप्सिन करता है। पेप्सिन उस न्यू प्रोटीन कंपाउंड को ब्रेक करता है, डाइजेस्ट करता है, मिल्क कर्ड को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा लाइपेज होता है, वो भी कुछ फैट जैसे क्रीम वगैरह हम लेते हैं उसको डाइजेस्ट करता है। ये जो बोलस है ये लगभग अमाशय में क्या होता है, अमाशय के एक कोने से दूसरे कोने में ये खाने को फेंका जाता है। और फेंक करके जैसे आप वो कपड़े धोने की मशीन में कपड़े चर्न करते हैं, ऐसे ही फूड इज चर्न इनटू दी स्टमक। अब अगर आपने दांत से अच्छा इस्तेमाल किया, प्रयोग किया है, फूड को चबाया है, तो अमाशय को कम काम करना पड़ेगा और जल्दी ही आपका जो बोलस था वो चाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट्स सबसे पहले हजम होंगे, डाइजेस्ट होंगे। प्रोटीन थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा और जो फैट है वो सबसे ज्यादा लंबा टाइम लगता है उसमें। और फैट जो है कई बार तो आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती है। और स्लो डाउन इसलिए करती है कि उसमें गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं उनके प्रोसेस को ये न्यूट्रलाइज करती है। तो फूड यहाँ से आपके 2 घंटे से 6 घंटे तक यहाँ रहेगा। उसके बाद जो चाइम है वो दैट एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये मैं आपको बता दूं कि जो इंटेस्टाइन की लंबाई है वो आदमी की जो हाइट होती है उससे लगभग 6 गुना है। अगर आप 5 फीट के हैं तो आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 30 फुट के करीब होगी, तो 6 टाइम्स है। तो फूड सबसे पहले पोर्शन में जाएगा एलिमेंट्री कैनाल के, स्मॉल इंटेस्टाइन के। जो सबसे पहला पोर्शन है उसको ड्यूडेनम कहते हैं। यहाँ ड्यूडेनम एक ऐसी जगह है जो हॉर्स शू शेप है और इसमें गाल ब्लैडर से, पैंक्रियास से और लीवर से, इन तीनों से उनके जूसेस आते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। गाल ब्लैडर जो है ये आपका जो लीवर है उसके अंदर बाइल बनता है और स्टोर वो गाल ब्लैडर के अंदर होता है। गाल ब्लैडर से जैसे जैसे जितनी जरूरत पड़ती रहती है वो आपके ड्यूडेनम के अंदर जाकर के फूड को, फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता रहता है। ये जो गाल ब्लैडर है इसमें कई बार स्टोन बन जाते हैं और वो स्टोन 3 किस्म के होते हैं। एक तो कोलेस्टेरोल गाल स्टोन होते हैं, एक मेंट गाल स्टोन होते हैं और एक मिक्स्ड गाल स्टोन होते हैं। ये जो गाल स्टोन है इनका नंबर 1 भी हो सकता है, 1 से लेकर 10 तक भी हो सकता है, कई बार 10 से ज्यादा भी बन जाते हैं। एक एक स्टोन 1 से लेकर के 25 मिलीमीटर तक के साइज का होता है। और जब ये स्टोन बन जाते हैं और बनते हैं माल फंक्शन के कारण, तो ऑब्वियसली वो अल्टीमेटली पहले इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, जिसको कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं या ए कैलकुलस सिस्टाइटिस कहते हैं या एम्पिलेमा कहते हैं, जो जिसमें पस पड़ जाती है, या फिर फाइनली ट्यूमर बन जाता है। तो ये प्रॉब्लम उनको आती है जो ओवरवेट पीपल है। और ओवरवेट में भी जो वुमेन हैं, जो महिलाएं हैं, उनको 25% अधिक गाल स्टोन बनते हैं। इसलिए ये सजेस्ट किया गया कि कम शुगर खाओ, कम फैट खाओ और ज्यादा फाइबरस डाइट खाओ। इसी तरह से जैसे गाल ब्लैडर का था, ऐसे ही पैंक्रियाज है, अग्न्याशय। ये अग्न्याशय जो है इसके दोनों फंक्शन है, डाइजेस्टिव भी है और हार्मोनल भी है। इसमें
एंजाइम बनते हैं, एमाइलेज, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, ट्रिप्सिन, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, प्रोटीन को, न्यूक्लिक एसिड को, इन सब को ये डाइजेस्ट करते हैं। और ये सारे एंजाइम ये पैंक्रियाज में पैदा हुए, लेकिन पैंक्रियाज में काम नहीं करते, वहां डीएक्टिवेटेड रहते हैं। जब ये ड्यूोडेनम में जाते हैं वहां जाकर के एक्टिवेट हो जाते हैं। और पैंक्रियाज सोडियम बाइकार्बोनेट भी बनाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों बनाता है? क्योंकि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया था, उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट बना लिया, जिसने HCl को न्यूट्रलाइज कर दिया। आगे एसिडिक मीडियम की जरूरत नहीं है। पैंक्रियाज में ही लैंगरहैंस कुछ सेल्स होते हैं जिनको एंडोक्राइन सेल्स कहते हैं, और ये सेल जो हैं इंसुलिन बनाते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन बनाते हैं। ये इंसुलिन और बीटा सेल्स हैं। बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं, और जिनमें इंसुलिन जो है एक्टिवेट रहती है, ये बीटा सेल्स होते हैं, उनकी शुगर ब्लड में डाइजेस्ट होती है। जिनमें ये इंसुलिन नहीं डेवलप होती, उनको आप जानते हैं कि शुगर की बीमारी हो जाती है। तो इसके पैंक्रियाज के भी डिसऑर्डर बहुत हैं। यहाँ भी इन्फेक्शन हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन, ट्यूमर, ट्रॉमा, पॉइजन को भी यहाँ जैसे सल्फामाइड की टेबलेट हैं, एस्ट्रोजन आप हार्मोन लेते हैं, या डॉक्टर जिसको बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन है डायूरेटिक मेडिसिन उनको सजेस्ट करते हैं। अगर कई ऐसी मेडिसिन जिनमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं, डायूरेटिक ड्रग्स हैं, पेशाब ज़्यादा लाने वाले, या एस्ट्रोजन्स हैं, ये सारे हमारे पैंक्रियाज के लिए पॉइजन हैं और पैंक्रियाज को खराब करते हैं ये। और जो कोई अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ कर लेता है तो भी पैंक्रियाज खराब हो जाता है, लीवर भी खराब हो जाता है, फैटी लीवर बन जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाती है। और लीवर जो है हमारा यकृत, ये इसको हम शरीर की केमिकल फैक्ट्री कहते हैं। ये रेड ब्राउन कलर का है। दो इसके मेजर लोब हैं और दोनों लोब्स के कोई छोटे छोटे लोब्स हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है हेपेटिक आर्टरी से, और जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड लेता है पोर्टल वेन से, और सारे ब्लड लीवर्स में ड्रेन होते हैं और ये ड्रेन होकर के हेपेटिक वेन्स में जाते हैं। ये बाइल सीक्रेट करता है, ऑरेंज कलर का फ्लूइड है। ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है ब्लड प्लाज्मा के लिए, जैसे एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस करता है। ये एल्ब्यूमिन रेगुलेट करती है वाटर को बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। फिर ये कंप्लीमेंट ग्रुप बनाता है प्रोटीन का, और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए प्रोटीन बनाता है। कोगुलेशन फैक्टर है जो ब्लड को जमाने के काम करता है, वो भी लीवर में बनता है। ग्लोबिन प्रोटीन जो है, जो हीमोग्लोबिन का कंस्टिट्यूएंट है, वो बनता है। ये कोलेस्टेरोल भी यही बनाता है। स्पेशल प्रोटीन जो है फैट के मॉलिक्यूल को ले जाने के लिए, वो भी हमारा लीवर बनाता है। और ये ग्लूकोज को लेता है, जो जिसकी इमीडिएट हमें ज़रूरत नहीं है, उस ग्लूकोज को लेकर के ये ग्लाइकोजन के रूप में अपने अंदर स्टोर करता है। फैट को भी स्टोर करता है, प्रोटीन को भी स्टोर करता है, और ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, उसको भी स्टोर करता है। और अमाइनो एसिड्स लेवल जो ब्लड में कितना होना चाहिए उसको रेगुलेट करता है। अगर ब्लड में बहुत हाई लेवल अमाइनो एसिड हो जाएगा तो दैट अमाइनो एसिड जो हाई लेवल का बन गया उसको ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है लीवर। ये कितनी भारी प्रोटेक्शन हमारी करता है। और कुछ प्रोटीन को स्टोर कर लेता है, कुछ प्रोटीन को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और यूरिया में कन्वर्ट करके ब्लड में भेजता है, जहाँ से वो हमारे यूरिन के साथ निकल जाती है। लीवर हमारे जो ड्रग्स, पॉइजन एक्सेट्रा हम ले लेते हैं कई बार, उसको गलती से भी ले लेते हैं, उसको भी ये न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, और ज़्यादा वाटर सॉल्युबल एक्रीट बनाता है। ये फैट को एब्जॉर्ब करता है
और उसको जब जरूरत पड़ती है फैट को हमारे लिए अवेलेबल करता है। ये स्टोर हाउस विटामिन के लिए भी है, मिनरल्स भी लीवर में स्टोर होते हैं, और कोलेस्ट्रोल भी यही बनाता है। आयरन जो है, जो हमारे ब्लड सिस्टम के लिए जरूरी है, उसकी प्रोसेसिंग भी लीवर में होती है। और शुगर को टिश्यूज में भेजने का काम भी लीवर ही करता है। तो आपने देखा कि कितनी सारी चीजें की लीवर से ड्यूोडेनम में गया, पैंक्रियास से ड्यूोडेनम में गया, गाल ब्लेडर से जूसेस वहां गए, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लगभग लगभग 20 से लेकर 26 फुट तक लंबी है, ये खाना 1 से 6 घंटे तक रहता है, 1 से 6 घंटे तक। और ड्यूोडेनम में उसमें मोर एंड मोर डाइजेस्टिव जूसेस उसके अंदर ऐड होते रहते हैं, और फिर ये फूड ड्यूोडेनम से डाइजेस्टेड फॉर्म में, अधिकांश डाइजेस्टेड फॉर्म में उसके नेक्स्ट पोर्शन है जिसको जेजुनम कहते हैं, उसमें जाता है। ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट है जो 8 फीट लंबा है। यहां से भोजन इलियम में जाता है जो अखीर का 12 फीट लंबा पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और इसमें एडिशनल एंजाइम्स उसकी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड है, और डाइजेशन प्रोसेस उसमें कंप्लीट होता है। डाइजेशन का मतलब क्या है? डाइजेशन का मतलब है कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म, जो एब्जॉर्ब की जा सके, जो ब्लड में जा सके, जो एसिमिलेट किए जा सके, उसमें कन्वर्ट करना कॉम्प्लेक्स फूड को, वो डाइजेशन कहलाता है। तो छोटी आंत के अंदर लाखों करोड़ों छोटे छोटे अंगुली जैसे प्रोसेसेस होते हैं अंदर को निकले हुए, जिनको विली कहते हैं। ये विली जो हैं लगातार आगे पीछे की तरफ हिलते रहते हैं, इनकी लंबाई भी घटती बढ़ती रहती है। ये हमारे जो डाइजेस्टिव फूड है, उसका डाइजेस्टेड फूड है, उस डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल मॉलिक्यूल की फॉर्म में, शुगर की या अमाइनो एसिड्स या फैट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करने में ये छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोसेसेस मदद करते हैं। यहाँ फैट मॉलिक्यूल जो है वो तो लिम्फ वेसल में चला जाता है, शुगर और अमाइनो एसिड जो है वो ब्लड की कैपिलरीज में चले जाते हैं, और जो खून है, ब्लड है, इस पचाए हुए भोजन को लीवर में ले जाता है, और लिम्फ वेसल जो है फैट को सब क्लेवियन वेन में ले जाती है। यहाँ से फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो भोजन है, वो जो लार्ज इंटेस्टाइन है लगभग 5 फीट लंबी है, और यहाँ भोजन जो है वो भोजन का डाइजेस्टेड पार्ट तो एब्जॉर्ब हो गया, उसका जो वेस्ट है, रेजिड्यू है, वो रेजिड्यू और पानी, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें चला गया। जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें जो भोजन है, वो जो वेस्ट है 10 घंटे से लेकर के कई तक रहता है, कई दिनों तक। अधिकांश पानी जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन की दीवारें सोख लेती है, और आपका जो रेजिड्यू है वो ड्राई और हार्ड हो जाता है, जिसको आप मल कहते हैं, और मल को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये याद रहे, मैं ये स्मरण दिलाना चाहता हूं आपको कि सारी इंटेस्टाइन में लाखों करोड़ों नहीं, अरबों माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है 1013 या 1014 किस्म के हैं। 1013 है, 1014, ये अलग अलग स्पीशीज हैं जो डाइजेशन में मदद करती हैं, जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करती हैं, हमारे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती हैं, और हमारे मूड और हमारे बिहेवियर को ये अपने इन्फ्लुएंस करती हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के अंदर है, अगर ये असंतुलित हो जाए तो बीमारी प्रारंभ हो जाती है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में हैं, इनमें से मुख्य हैं फर्मिक्यूट्स हैं,
डेट्स हैं, ये आपके प्रोटियोबैक्टीरिया है, वेरो माइक्रोबिया है, एक्टिनोबैक्टीरिया है, फ्यूजोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया है, मिलियंस एंड मिलियंस हैं। तो इसलिए अब इस इंफॉर्मेशन के बाद मैं आपको एक सज्जन थे, डॉक्टर ए डी एंड्रयूज। डॉक्टर ए डी एंड्रयूज ने यूएस हाइजीन सोसाइटी के लिए 1970 में एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था फिट फूड फॉर मैन। फिट फूड फॉर मैन। इस फिट फूड फॉर मैन किताब में डॉक्टर ए डी एंड्रयूज ने ये तुलना की कि शाकाहारी शरीर और मांसाहारी शरीर में क्या अंतर है। क्या मैन के लिए शाकाहारी फूड फिट है, युक्त है, उपयुक्त है, यथा योग्य है, या मांसाहारी फूड। तो उसने कंपेयर किया कि जितने मांसाहारी पशु हैं उनके पैरों में क्लाज होते हैं, पंजे होते हैं। शाकाहारी किसी भी पशु के पंजे नहीं होते। जो स्किन होती है, त्वचा, शाकाहारी जो होते हैं उनमें मिलियंस एंड मिलियंस स्किन पोर्स होते हैं, जिसके द्वारा वो स्वेद, पर्स्पिरेशन बाहर निकलती है। तो मिलियंस पोर होते हैं। और जितने मांसाहारी हैं उनमें किसी में भी ये जो त्वचा है उस पर ये रेस्पिरेटरी पोर नहीं होते, पर्स्पिरेटरी पोर नहीं होते। दे परस्पायर थ्रू देयर टंग। अपनी जीभ से, आपने देखा होगा जितने मांसाहारी हैं वो जीभ को बाहर अंदर करते रहते हैं, वो परस्पायर करते हैं, वो वैसे रेस्पिरेशन करते हैं। दांतों को ले लो, जितने शाकाहारी हैं उनके प्री मोलर और मोलर ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, और जितने मांसाहारी हैं उनके कैनाइन ज्यादा डेवलप होते हैं। कैनाइन, आपने किसी फिल्मों में किसी राक्षस की या पिशाच की अगर फोटो बनाते हैं तो 2 दांत ऊपर के बाहर निकाल देते हैं, 2 दांत नीचे के बाहर निकाल देते हैं। ये हमारे इंसीजर 4 दांतों के पीछे वाले दांत हैं, एक इधर एक इधर, ये कैनाइन है। ये फाड़ने के लिए है, ये मीट को फाड़ने के लिए है। क्योंकि आदमी मीट नहीं खाता, इसलिए उसके जो ये कैनाइन है ये पुअरली डेवलप्ड होते हैं, और ये इंसीजर्स के बराबर के ही होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड है, जितने अभी मैंने आपको बताया कि शाकाहारी खाना खाने वालों की ये सलाइवरी ग्लैंड्स, 3 पेयर्स ऑफ 3 जोड़ियां सलाइवरी ग्लैंड्स की होती हैं, जिसमें प्री डाइजेशन, फूड की प्री डाइजेशन वहां होती है। और चूंकि मांसाहारी पशुओं को इसकी जरूरत नहीं होती, इसलिए उनमें या तो सलाइवरी ग्लैंड्स होती ही नहीं है, या अगर होती हैं तो वो वेस्टिजियल होती हैं, नॉन फंक्शनल होती है। इसी चूंकि सलाइवरी ग्लैंड नहीं है, इसलिए मांसाहारी पशुओं में जो टायलिन है, अल्फा अमाइलेज नाम का जो एंजाइम है, वो नहीं होता, जो हर शाकाहारी में होता है। स्टमक के जूस की बात करें तो आपको कहा था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जो मांसाहारी पशु हैं उनमें डाइजेशन की ज्यादा जरूरत होती है, तो उनमें उनके अमाशय में, स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो 10 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर होता है। जो शाकाहारी हैं उनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कम जरूरत होती है, वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, 10% लेस स्ट्रॉन्ग होता है। इसी तरह से इंटेस्टाइन की लेंथ ले लो। जो मैंने कहा था आपको कि शाकाहारी पशु जो हैं उनमें जो इंटेस्टाइन की लेंथ है वो उस व्यक्ति की या उस जीव की लेंथ से 6 गुना बड़ी होती है। अगर 5 फुट का है तो वो 30 फुट की लेंथ होगी। लेकिन जितने मांसाहारी पशु हैं उनमें जो एलिमेंट्री कैनाल है, इंटेस्टाइन की जो लेंथ है, वो उसकी लेंथ से 3 टाइम्स होती है। ये क्यों? क्योंकि अगर
मीट इंटेस्टाइन में अधिक समय तक पड़ा रहेगा तो वो कैंसर को जन्म देगा। इसीलिए जितने मांसाहारी पशु हैं वो उनके इंटेस्टाइन की लेंथ उनकी शरीर की लेंथ से 3 टाइम्स होती है। इसीलिए विज्ञान ने ये पशुओं को 2 कैटेगरी में बांटा, एक कहा कार्निवोरस, दूसरे कहा हर्बीवोरस, और मैन को हर्बीवोरस की क्लासिफिकेशन में रखा, कार्निवोरस की क्लासिफिकेशन में नहीं रखा। तो इसलिए डॉक्टर A.D. एंड्रयूज ये कंक्लूड करते हैं कि भाई जो मनुष्य है वो वैज्ञानिक या की ओर से हर्बीवोरस है, शाकाहारी है, ये मांसाहारी नहीं है। जर्नल ऑफ नॉर्वेजियन मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल में 12 फरवरी 1977 को एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसमें उन्होंने लिखा, वो मैं कोट करता हूं, ए पोल ऑफ 214 साइंटिस्ट डूइंग रिसर्च ऑन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस in 23 countries showed almost total agreement that there is a link between diet, serum cholesterol level and heart disease. यानी जो शाकाहारी पुरुष हैं उनमें HDL जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसकी मात्रा अधिक होती है, और जो LDL है जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसकी LDL की मात्रा हमेशा कम होती है, और मांसाहारियों में इसके बिल्कुल उल्ट होता है। स्वीडिश साइंटिस्ट कार्ल वोन लिने इसने कहा, मैन्स स्ट्रक्चर एक्सटर्नल एंड इंटरनल compared with that of the other animal show that fruit and succulent vegetable constitute his natural food. American National Academy of Science ने 1983 में पब्लिश किया, I am quoting it, people may be able to prevent many common types of cancer by eating less fatty meats and more vegetable. यानी वो कहते हैं 90 to 90% of heart diseases can be prevented by a vegetarian diet. Inter-Society Commission for Heart Disease Resources, इनके circulation number 42, which was circulated in December 1970, it reads, after tobacco and alcohol, the consumption of meat is the greatest single cause of mortality in Western Europe and United States, Australia and other affluent areas of the world. Mr. R.L. Philip कहते हैं अपने पब्लिकेशन का नाम है रोल ऑफ लाइफस्टाइल एंड डाइटरी हैबिट्स इन लिस्ट ऑफ कैंसर एमंग सेवंथ डे एडवेंटिस्ट, ये पब्लिश हुआ कैंसर रिसर्च जर्नल में नवंबर 1975 में। ये कहते हैं इन्होंने रिसर्च की सेवंथ डे एडवेंटिस्ट क्रिश्चियंस के अंदर, क्योंकि जो वो मीट ईटर कम है, मीट नहीं खाते। रिसर्च ओवर द पास्ट 20 years strongly suggests a link between meat eating and cancer of the colon, rectum, breast and uterus. These types of cancer are rare among those who eat little or no meat, such as Seventh-day Adventists and Japanese and Indians. पाइथागोरस ने 2600 साल पहले एक बात कही थी, वो कहता है, those that kill animals to eat their flesh tend to massacre their own. We are full of enemy guns, bombs and missiles, but can we close our eyes to the pain and fear we ourselves bring about by slaughtering for human consumption over 1.6 billion domestic mammals and 22.5 billion poultry a year? The number of fish killed each year is in the trillions, and what to speak of the tens of millions of animals each year in the torture camps for their fur, hide or skin, or hunted for sports
can we deny that this brutality makes us more brutal too? ये पाइथागोरस साहब कहते हैं। रोलो रसल कहते हैं कैंसर एंड अदर diseases from meat consumption. This article was published in 1979. I quote, I have found of 25 nations eating flesh largely, 19 had a high cancer rate and only one had a low rate, and that of 35 nations eating little or no flesh, none had a high rate. Toxins, वो कहता है toxins overload kidney leading to arthritis, gout, rheumatism, and cancer because the meat passes through long intestine. तो ये पाया कि 15 टॉप मोस्ट डिजीजेज जो हैं वो प्लांट बेस्ड डाइट से अवॉइड हम कर सकते हैं। फिनलैंड फार्म थे वो डेयरी फार्म बेरी फार्म में बदल दिए, और जर्मनी का जो बेस्ट फूड है वो नट्स है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि शेर या चीता बिल्ली कुत्ते का मांस खाते हैं। कोई भी मांसाहारी का मांस नहीं खाता, वेजिटेरियन का मांस खाता है। घोड़ा, कैटल, शीप सारे वेजिटेरियन हैं, इन्हीं का मांस खाते हैं, और ये सारे वेजिटेरियन हैं। एक ग्रीन पीस ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, उसने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि स्वाइन फ्लू भी अगर हमें कंट्रोल करना हो तो वो हम वेजिटेरियन डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बिल्कुल ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी। एक नई साइंस चली है, इस साइंस का नाम है बाइसोलॉजी, BISO, बाइसोलॉजी। अब अगर जब हम BIS कहते हैं तो किसी से भी बात करते हैं तो BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, लेकिन ये 3 हैं और आप दिल्ली वाले ये लेक्चर को अरेंज कर रहे हैं। ये साइंटिस्ट तीनों दिल्ली के हैं। इनका एक का नाम है MM बजाज, दूसरे का नाम है इब्राहिम और तीसरे का नाम है विजय राज सिंह। ये तीनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और फिजिक्स डिपार्टमेंट में कार्य करते थे। इन्होंने अपने नाम से बजाज, इब्राहिम और सिंह, इन तीनों के नाम से BIS रख दिया। B फॉर बजाज, I फॉर इब्राहिम एंड S फॉर सिंह। इन्होंने एक साइंस बनाई, उसका नाम था बाइसोलॉजी। और बाइसोलॉजी जो है it deals with breakdown of integrated system and indiscriminate slaughtering or brutal or intense slaughtering. इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया और वो पेपर जो था, इन्होंने रशिया में 1995 में जो साइंस कांग्रेस हुई थी, ये साइंस कांग्रेस थी सुसडेल में, सुसडेल USSR, और इन्होंने वहां अपना पेपर ये प्रेजेंट किया था और पेपर का नाम था नोसिसेप्टिव वेव्स। नोसिसेप्टिव वेव्स को EPW शॉर्ट फॉर्म है। नोसिसेप्टिव वेव्स आर जनरेटेड बाय इमेंस नॉइज बाय द एनिमल्स ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग बुचर्ड। इन्होंने कहा कि ये नोसिसेप्टिव वेव्स जो हैं ये दे इंटरेक्ट विद अर्थ्स नेचुरल रिदमिक वाइब्रेशन and leads to extreme powerful response of the order of 1040 megawatt, causing crack density which is directly proportional to EPW यानी nociceptive waves as a result of animal butchered daily। ये कहते हैं कि मरने वाले पशु एकॉस्टिक एनआइसोट्रॉपी यानी जिसको हिंदी में ध्वनिक विषम दैशिकता पैदा करते हैं, यह एकॉस्टिक एनआइसोट्रॉपी चट्टानों में, रॉक्स में बहुत तेज एनआइसोट्रॉपिक स्ट्रेस पैदा करता है, जो रोजाना हजारों पशुओं की हत्या होती है। इसके कारण
EPW के कारण एकॉस्टिक एंड आइसोट्रॉपी उत्पन्न करती है और एक्युमुलेटेड एकॉस्टिक एंड आइसोट्रॉपी से चट्टानों में स्टेप पैदा होता है और चट्टानों में भूकंप पैदा होते हैं। बंधुओं, भूकंप का कारण भी पशुओं को मारना है, ऐसा साइंस आज कह रही है। शेयर वेव स्प्लिटिंग, अपरूपण तरंग विपटन, सीज्मिक एनाइसोट्रोपी, भूकंपीय विषम दैशिक से संबंधित है। स्प्लिटिंग ऑफ रॉक्स का सीधा संबंध स्ट्रेस्ड चट्टान की परत में दरार डालना है। नोसिसेप्टिव वेव्स, किस प्रकार ग्रेविटी वेव्स गुरुत्व तरंगों से इंटरैक्ट करती हैं, इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन BIS में दिया गया है। और ये इन्होंने ही कहा कि वर्ल्ड में मीट की खपत 2220 लाख टन से भी ज्यादा है और भारत से ही 63 लाख टन जो प्रोड्यूस, जिसमें 62% जो है वो गाय और भैंसों का होता है, वो आप एक्सपोर्ट करते हैं। भारत में 3937 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बूचड़खाने हैं और इन बूचड़खानों से मीट एक्सपोर्ट होता है। इन्होंने तो अपने रिसर्च पेपर में 1812 से लेकर के 1994 तक के जो वर्ल्ड के मेजर भूकंप हैं उनके रीजन, उनके कारणों का भी पता अपने रिसर्च पेपर में दिया है। USA के भूकंप, जापान के और सुनामी, रशिया के, इन सब का जिक्र किया है। ये सब बातें मैंने आपसे क्यों कही? क्योंकि कुछ लोग हमारे ये कहते हैं कि यज्ञ में भी पशु हिंसा होती है। अरे यज्ञ का संस्कृत में दूसरा शब्द है अध्वर, और जो कहते हैं गौ का हिंसा की, यहाँ पर गौ को संस्कृत में कहते हैं अग्न्या। अग्न्या का मतलब है जो हिंसा करने के योग्य नहीं। यजुर्वेद में शब्द आया है यजमानस्य पशून् पाहि, हे ईश्वर आप यजमानों के पशुओं की रक्षा करें। अथर्ववेद में आया है पयः पशूनाम रसमोषधीनाम बृहस्पति सविता में नियच्छात्, मैं पशुओं से दूध और औषधियों से रस लेता हूँ, ईश्वर ने मेरे लिए यही नियम बनाया है, ऐसा यजुर्वेद और अथर्ववेद कहती है। मनुस्मृति में आया है अनुमंता विशसिता निहंता क्रयी विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातका, जो पशु को मारने की सलाह दे, जो पशु को मारे, जो उसके टुकड़े करे, जो उसको खरीदे, जो उसको बेचे, जो उसको पकाए, जो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाए और जो उसको खाए, इन सब लोगों को पाप लगता है। अनुमंता विशसिता निहंता क्रयी विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातका, ये सब पाप के भागी हैं जो उसको मारने की भी सलाह देते हैं। मनुस्मृति कहती है वर्जयेत मधुमांसं च गंधम माल्य रसांच स्त्रिय यानी सर्वाणी शोक्तानि प्राणिनाम हिंसैव च, ये मांस और गंध और माल्य रसों और स्त्रियों का प्रयोग ये ब्रह्मचारी के लिए कहा, और जितने आसम हैं उनको, और प्राणियों की हिंसा करना, इस सब को छोड़ दे। ये आहार शुद्धा सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धा ध्रुवा स्मृति। आहार अगर हमारा सात्विक है तो हमारी स्मृति शुद्ध होगी, पवित्र होगी। अब आहार लेने के कुछ थोड़े से आयाम और भी हैं, ये मुझे हमारा अब 1 मिनट रह गया है। हम टेफलॉन यानी जिसको हम कहते हैं नॉन स्टिक, उसमें पकाते हैं। नॉन स्टिक टेफलॉन क्या है? फ्लोरोटेलोमियर्स हैं, हाई टेम्परेचर पर टॉक्सिक कंपाउंड रिलीज करता है। टॉक्सिक कंपाउंड है फ्लोरो एसेटोइन एसिड, टेफलॉन फ्लू बनता है उससे। इसलिए ये जो C8 USA में बैन है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। कोई अल्युमिनियम में बर्तनों में खाना पकाते हैं, अल्युमिनियम के बर्तनों में पकाने से अल्जीमर होता है, और जो अमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस होती है, पार्किंसन डिमेंशिया होता है, और
हाई टेम्परेचर पर अगर अल्युमिनियम के बर्तन में पकाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है, इसलिए ये पकाने पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। और स्टील के और लोहे के बर्तनों में पकाना, कई लोग अपने फूड को स्टोर करते हैं प्लास्टिक के बर्तनों में। अरे प्लास्टिक चाहे आपका पीईटी हो, चाहे पीपी हो, चाहे एलडीपीई हो, चाहे पीसी हो, क्या है, पॉलीएथिलीन टर्पेट्रेट है, पीपी या पॉलीप्रोपिलीन है, या एलडीपीई है, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन है, या पॉलीकार्बोनेट है। कई लोग क्या करते हैं, बोरिक एसिड डालते हैं, सल्फोस की टेबलेट डालते हैं, या मिथाइल ब्रोमाइड डालते हैं। ये सब चीजें ब्रेस्ट कैंसर करती हैं और स्पर्म काउंट को कम करती हैं, फर्टिलिटी कम करती है। 90% फर्टिलिटी कम हो जाती है, और जो 90% विथ फोल है, ये हमारे एचडीपी में जिसको सेफ कहते हैं, वो भी ये थैलेट क्रिएट करता है। जो कई लोग माइक्रोवेव के यूटेंसिल कहते हैं, ये ये माइक्रोवेव सेव हैं, वही प्लास्टिक का कंटेनर माइक्रोवेव सेव नहीं है। साइंस को आप जरा ध्यान से पढ़ें। हमारी साइंस कहती है लोहे के बर्तन में पकाओ, हमारे धर्म कहते हैं लोहे के बर्तन में पकाओ, स्टील के बर्तनों में या कांच के बर्तनों में या मिट्टी के बर्तनों में स्टोर करो, तो आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हो। ये आहार का एक पक्ष मैंने आपके समक्ष रखा था। भाई 40 ग्राम प्रोटीन से ज्यादा अगर कोई लेगा तो वो नुकसान में रहेगा, 20 ग्राम फैट से ज्यादा लेगा डेली, वो नुकसान में रहेगा। और मिक्स्ड फैट लो जो अनसैचुरेटेड हो, जिसमें हमारे पास आप ये समझें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें ज्यादा है, जैसे अलसी वगैरह, जो एलडीएल को कम करता है, एचडीएल को बढ़ाता है, और आपके ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, ऐसा फूड लेना। ऐसा संक्षेप में मैंने आज थोड़ा सा परिचय फूड के लिए दिया। और फूड वेजिटेरियन में तो आप चाहे 10 लेक्चर करा लो, लेकिन इतना खजाना भरा पड़ा है। जो हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, हमारी संस्कृति कहती है कि आप जितना प्रकृति के नजदीक रहोगे उतना स्वस्थ रहोगे, जितना संतुलित आहार लोगे और उतना लोगे तो अति ना। आप अगर एक्सेस करोगे तो चाहे प्रोटीन लो, चाहे मिनरल लो, चाहे विटामिन लो, सब आपको नुकसान करने जाएंगे अगर आप एक्सेसिव लोगे। सो संतुलित आहार लो और नियमित वो आहार लो जो प्रकृति के ज्यादा नजदीक हो। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका मस्तिष्क शुद्ध पवित्र रहेगा। धन्यवाद। इत्योम।